गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम में स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे वर्ड हिस्ट्री के सबसे रिलेवेंट टॉपिक यानी प्रबोधन चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों कांट का। ठीक है। और कांट सबसे बेहतरीन फिलोसफर माना जाता है प्रबोधन एज का, एनलाइटमेंट एज में। कांट का जो दर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि कांट भी कहीं ना कहीं रूसों से क्या था, प्रभावित था। पिछले आपकी जो क्लास पिछली हुई है उसमें हमने रूसों को डिस्कस किया था। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग कांट को डिस्कस करेंगे, बट एक बार उससे पहले आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज हमारी क्लियर सुनाई दे रही है आप सभी को। ठीक है। आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है तो प्रबोधन चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, कांट को। ठीक है, कांट का दर्शन बच्चों। ठीक है, चलिए साउंड क्लियर है, आवाज क्लियर है और हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें जो है कांट की, ठीक है, तो कांट जर्मनी का एक दार्शनिक है। ठीक है। और कांट के विषय में कहा जाता है कि कांट जो है 1724 में बच्चों इसका जन्म होता है। जर्मनी के एक बहुत ही साधारण से फैमिली में इसका जन्म हुआ। ठीक है। और कांट के विषय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है वो ये है कि लोग कहते हैं कि कांट समय का बहुत पाबंद आदमी था। ठीक है। और इतना पाबंद था कि कांट को कब जगना है, कब कॉफी पीना है, कब किताबें पढ़ना है, कब लिखना है, कब टहलने जाना है, कब जो है उसे चर्च जाना है, इन सारी चीजों को लेकर कांट इतना मतलब पाबंद था समय का कि कांट जब भी अपने कमरे से निकलता था तो लोग अपने घड़ी की सुइयां मिलाया करते थे। ठीक है। लोग अपने घड़ी की बच्चों क्या करते थे, सुइयां मिलाते थे। और कांट के विषय में कहा जाता है कि कांट ये लाइफ को पूरी तरह से, कांट ने अपने पूरे जीवन को, या ये कहिए कि पूरी अपनी जो दिनचर्या है उसको उसने एक समय में क्या किया है, एक टाइम टेबल में बांध रखा है। ठीक है। हर काम की अपनी एक फिक्स टाइम होती है, कब उसे पढ़ना है, कब उसे कॉलेज जाना है, कब उसे आख्यान देना है, कब उसे जगना है, कब सोना है, कब टहलना है, कब पार्क में जाना। ये एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बच्चों एकदम फिक्स होती थी। ठीक है। लेकिन एक समय, एक वाकया ऐसा आता है जब कांट के विषय में कहा जाता है कि जब कांट जो है लाइम ट्री वहां की सड़क थी। कहते हैं कि जब जर्मनी की लाइम ट्री सड़क से कांट गुजर रहा था या गुजरता था। कांट के विषय में ये एक मतलब एक अफवाह मत कहिए, एक कहिए कथन है जो बड़ा फेमस है कि जब भी 3:30 बजे कांट अपने कमरे से उस लाइम ट्री सड़क पर निकलता था जर्मनी की, तो दोनों तरफ के रहने वाले जो लोग हैं वो कांट का अभिवादन करते थे और अभिवादन के समय ही अपने घड़ी की सुइयां मिला लेते थे और ये मान लेते थे, समझ जाते थे कि अब इतना समय हो चुका है। लेकिन कांट, एक बार ऐसा वाकया हुआ जब अपने उस कमरे से कांट बाहर नहीं निकला और लोग इस बात को लेके बड़े आश्चर्य में थे। और ऐसा तब हुआ जब कांट जो है, रूसो की एक किताब आई थी इमैनुअल, रूसो की उस किताब इमैनुअल को पढ़ने में कांट इतना लीन हो गया कि वह समय को ही भूल गया। और इसलिए कहा जाता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत या नैतिक संकल्प का जो सिद्धांत कांट ने अपने दर्शन में दिया है वह रूसो से प्रभावित दर्शन है। ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति रूसो जो कभी स्टेटमेंट दिया करता था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सामाजिक वेड़ियों में जकड़ जाता है, उस रूसो ने कांट को भी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो नैतिक संकल्प की जो थ्योरी है कांट की, वो रूसो से ही बच्चों ली गई है। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं रूसो के विषय, माने कांट के विषय में थोड़ी सी हम लोग एक जानकारी कर लेते हैं कि पहले कांट के विषय में बेसिक जानकारी, फिर कांट की थ्योरी यानी कांट का दर्शन। दोनों दो चीज, दोनों को अलग अलग देखेंगे हम लोग। ठीक है। दोनों को बच्चों हम लोग अलग अलग देखेंगे। नंबर एक, कांट, या इसको कहिए महान दार्शनिक कांट। ठीक है। तो महान दार्शनिक कांट के विषय में पहले हम लोग मूलभूत जानकारी लेंगे और फिर जो है कांट के वक्तव्य या दर्शन यानी कांट के सिद्धांत यानी कांट की थ्योरी क्या थी, कांट की बच्चों थ्योरी क्या है। ठीक। तो कांट के विषय में अगर हम कांट के मूलभूत दर्शन की बात करें,
ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है। और चूंकि आज फेस्टिवल का समय भी आपका चल रहा है, ठीक है, तो फेस्टिवल के टाइम में जो है सभी लोग क्लास को ज्वाइन तो नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितने भी लोग अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं उतने ही लोग देख लें, ठीक है, उतने ही लोग बच्चों देख लें, ठीक, बाकी लोग जो है बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले हम लोग कांड के विषय में बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, कांड के विषय में कहा जाता है बच्चों की कांड का जन्म जो है 1724 में कहाँ होता है? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में इसका जन्म हुआ। और कांट एक महान दार्शनिक ही नहीं बल्कि अन्य कई चीजों के लिए भी जाना जाता था। एक महान दार्शनिक भी था, एक वैज्ञानिक भी था, ठीक है, एक नीति शास्त्री भी था। कांट को हम एक नीति शास्त्री भी मानते हैं, ठीक है, और माना जाता है कि कांट जो है, कांट लाप्लांस यानी हाइपोथेसिस करने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? हाइपोथेसिस करना, ठीक है, तो कांट कांट लाप्लांस कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कांट लाप्लांस, ठीक है, उसे लाप्लांस कहा जाता है, यानी हाइपोथेसिस करने वाला व्यक्ति, हाइपोथेसिस करने वाला पर्सन, ठीक है, कांट को हम हाइपोथेसिस करने वाला व्यक्ति बच्चों मानते हैं, ठीक है। और कांट की जो थ्योरी है, कांट की बच्चों जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम अलग से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम कांट की जो है पूरी जो है इनकी पूरे जो है बच्चों इनकी फिलॉसफी, इनके पूरे दर्शन को हम समझेंगे। हालांकि कांट का जो दर्शन है वो आलोचनात्मक दर्शन माना जाता है, ठीक है, वो बच्चों कांट का जो पूरा दर्शन है वो आलोचनात्मक दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। लेकिन कांट के विषय में जो बेसिक चीजें हैं उसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक। तो कांट का जन्म आपने देखा कि भाई 1724 में कांट का जन्म होता है, लेकिन कांट की जो मृत्यु है वो 1800, एक अच्छी खासी उम्र बच को 79 ईयर में जो है 1804 में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक है, 1804 में इसको बच्चों मृत्यु होती है। ये वेस्टर्न फिलोसफर माना जाता है, पाश्चात्य दार्शनिक इसे कहा जाता था, ये एक पाश्चात्य दार्शनिक था बच्चों, वेस्टर्न फिलोसफर इसे कहा जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि इसने बच्चों, इसने जो है, जो इसका जो स्कूल है, ठीक है, जो इसका दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन है। और दूसरी राष्ट्रीयता बच्चों इसकी क्या है? प्रशियन, इसकी जो राष्ट्रीयता है वो प्रशियन यानी प्रशा, प्रशा जो है बच्चों क्या है? जर्मनी का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है, तो ये प्रशियन था, प्रशियन माने प्रशा का रहने वाला, ठीक है, प्रशियन माने प्रशा, प्रशा जो है ये जर्मनी का जो है सबसे बड़ा प्रांत था, जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था, जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था ये। और आप जानते हैं कि पूरे जर्मनी प्रांत का एकीकरण इसी प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। यहीं का रहने वाला था बच्चों कौन? बिस्मार्क, बिस्मार्क जो है जिसने जर्मनी को एक नेशन बनाया, वह बिस्मार्क जो है इसी प्रशा का रहने वाला था, और उसी प्रशा का नागरिक था बच्चों आपका कौन? कांट, ठीक है, तो कांट भी जो है वो प्रशा का क्या है? नागरिक है, ठीक है, कांट भी बच्चों प्रशा का क्या है? नागरिक है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि कांट के विषय में कहा जाता है कि कांट जो है कई लोगों से क्या था? प्रभावित था, ठीक है, कांट के विषय में कहते हैं कि कांट जो है कई लोगों से प्रभावित था। तो कांट किन लोगों से प्रभावित है जरा उसको देख लें, कांट किससे प्रभावित था? तो सबसे महत्वपूर्ण नाम उसमें आता है बच्चों किसका? रूसो का। कांट किससे प्रभावित है? तो कांट प्रभावित है बच्चों किससे? रूसो से, ठीक है, कांट प्रभावित है किससे? हेगल से। कांट प्रभावित है बच्चों आपके शोपेनहावर से, शोपेनहावर, शोपेनहावर से प्रभावित है। कांट प्रभावित है बच्चों नीत्शे से, नीत्शे के दर्शन से। कांट प्रभावित है आपके जो है हाइडेगर से, हाइडेगर की थ्योरी बच्चों बहुत फेमस है, हाइडेगर से, ठीक है। कांट प्रभावित है बच्चों आपके क्रिकेगार्ड, क्रिकेगार्ड, क्रिकेगार्ड,
किरकेगार्ड से प्रभावित है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फिलोसफर है कांट, कहीं न कहीं इन फिलोसफरों से भी क्या था, प्रभावित था। लेकिन कांट के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो कांट बच्चों कहीं न कहीं दार्शनिकों का क्या है, दार्शनिक है। जो इसकी पूरी थ्योरी है, अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एक तरह से बच्चों एक बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और कांट के संदर्भ में कहा जाता है कि कांट की तुलना सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और हेगल के साथ बच्चों की जाती थी। ठीक है, कांट की तुलना जो है, कांट इतना महान दार्शनिक बना कि कांट की तुलना जो है, ठीक है, कांट की जो तुलना है वो बच्चों प्लेटो, अरस्तु और सुकरात के साथ जो है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और हेगल के साथ की जाती थी। ठीक है, हेगल से की जाती थी। ठीक, तो ये एक तरह से बच्चों आपका जो कांट है काफी महान दार्शनिक है, कहीं प्रभावित भी है तो कहीं लोगों को प्रभावित भी करता है। इसने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी के अनुसार जो है इसकी तुलना प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जैसे महान दार्शनिकों से बच्चों क्या है, की गई। कहते हैं कि यह जो है आपके कोनिक्स वर्ग विश्वविद्यालय में बच्चों, किस विश्वविद्यालय में, कोनिक्स वर्ग विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो कांट जो है, कांट जो है बच्चों आपके कोनिक्स वर्ग विश्वविद्यालय में, कोनिक्स वर्ग विश्वविद्यालय में न्याय शास्त्र का बच्चों क्या करता था, थ्योरी देता था, न्याय शास्त्र। ठीक है, न्याय शास्त्र का व्याख्यान देते थे या व्याख्याता थे। ठीक है, अब न्याय शास्त्र के अतिरिक्त जो है कांट अन्य कई विषयों में भी बच्चों ज्ञान रखता था, जैसे अध्यात्म शास्त्र। ठीक है, कांट जो है जितनी पकड़ न्याय शास्त्र पे रखता है उतना ही अध्यात्म शास्त्र पे भी है बच्चों। दोनों पर जो है इसका सामान्य जो है, एक समान जो है क्या था, पकड़ थी। और दोनों के संदर्भ में कांट जो है व्याख्यान क्या करता है, देता है। ठीक है, तो न्याय शास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र, ठीक है, ये दोनों थ्योरी बच्चों ये क्या करता है, देता है। ठीक है, अब आते हैं कांट के संदर्भ में कि भाई कांट ने कौन कौन से जो है किताबें जो है इसने बच्चों क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, कौन कौन सी इसकी किताबें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें आती है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। कांट की किताबों में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है कांट की वो है बच्चों जजमेंट। ठीक है, वो है जजमेंट। कांट की बुक कौन कौन सी हैं, तो कांट की बुक में जो है आप देखेंगे, नंबर 1 क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, दूसरी किताब बच्चों इनकी क्या है, जजमेंट। ठीक है, तीसरी किताब इनकी है, तीसरी किताब है जो है प्रैक्टिकल रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस। ठीक है, और इसके बाद बच्चों इंटरनल पीस, चौथी इनकी है इंटरनल पीस, इंटरनल पीस। और पांचवी है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ, ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ, ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये तो हो गई बच्चों आपके कांट की किताबें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक जो फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, दूसरी जजमेंट है, तीसरी प्रैक्टिकल रीजंस है, चौथी आपकी इंटरनल पीस है, पांचवी आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द
थ्योरी ऑफ लॉ है। ठीक है, ये तो हो गई कांट के विषय में बच्चों, उनकी बेसिक चीजें, मूलभूत बातें। अब आते हैं कांट के सिद्धांत बच्चों, कांट की थ्योरी पर। ठीक है, अब आते हैं कांट की थ्योरी। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। कांट के सिद्धांत, ठीक है, इसकी थ्योरी। ठीक है, कांट की थ्योरी क्या बच्चों, इसको समझिए। देखिए, कांट एक ऐसा दार्शनिक है बच्चों जो ये कहता है कि व्यक्तिवादी जो दर्शन है, ठीक है, जैसे आपका जो पुनर्जागरण आया, रेनेसा आया, तो उसने व्यक्तिवाद को क्या किया, महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, व्यक्तिवाद के महत्वपूर्ण बनने से क्या हुआ कि नैतिकता धीरे धीरे क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। जिस तरह रूसो जो है भौतिकतावाद का बच्चों विरोधी था, और रूसो ये मानता था कि भौतिकतावाद जितना बढ़ता जाएगा, मोरलिटी, नैतिकता उतनी कमजोर होती जाएगी। ठीक है, वही सेम चीज कांट के दर्शन में भी दिखाई देता है, और कांट जो है अति भौतिकतावाद का बच्चों क्या है, विरोधी है। कांट ये मानता है कि व्यक्ति की भौतिकतावादी विकास जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका आत्मिक विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है, आत्मिक विकास को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है कांट जो है, कंपैरेटिवली किसके, भौतिकतावादी विकास के। ठीक, कांट का यह मानना है कि भौतिकतावादी शक्ति की अपेक्षा जो है आपकी आत्मिक शक्ति जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आत्मिक शक्ति अगर आपकी मजबूत है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने को सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, यह मानना है बच्चों किसका, आपके कांट का। और कांट कहता है कि जब तक व्यक्ति की आत्मिक शक्ति जो है मजबूत नहीं होगी, तब तक वह अपने आप को गलत करने से या असत्य बोलने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आज भी आप देखें कि जब भी कोई गलत होता है कहीं पर, तो वही व्यक्ति जो है सत्य के साथ खड़ा हो पाता है जो आत्मिक रूप से क्या हो, मजबूत हो। और गांधी भी हमेशा अपने दर्शन में इस बात को मजबूती के साथ कहते हैं कि व्यक्ति को आंतरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, तभी आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं। या सच्चा सत्याग्रही वही हो सकता है जो आत्मिक तौर पर या नैतिक तौर पर क्या हो, मजबूत है। ठीक है, अगर आप आंतरिक तौर पर नैतिक हैं, मोरल हैं, आत्मिक तौर पर मजबूत हैं, ठीक है, तभी आप सत्य का मुकाबला या सत्य का साथ आप दे सकते हैं और असत्य का मुकाबला आप कर सकते हैं। तो कांट भी कहता है कि व्यक्ति को जो है हमेशा क्या करना चाहिए, आत्मिक शक्ति या आत्मिक बल को मजबूत करना चाहिए। इससे जो है क्या होगा, इससे व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलत चीजों को क्या करेगा, रोक सकेगा। कांट कहता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी गलत चीजें भी क्या हो जाता है, गलत अनुभूतियां भी आ जाती हैं, गलत अनुभव भी आपके जीवन में आ जाता है। और ऐसे समय में जब जीवन इस अवस्था में हो कि बहुत सारी गलत अनुभूतियां भी आपके जीवन में आ जाएं, तो ऐसे समय में कांट कहता है कि विवेक को आप अनुभूति के स्थान पर ज्यादा महत्व दीजिए, और विवेक के माध्यम से ये सोचिए कि आपकी अनुभूतियों में कौन सी अनुभूति गलत है और कौन सी अनुभूति क्या है, सही है। तो कांट भी चिंतन को, विवेक को, तर्क को महत्व देता है, और तर्क को महत्व देने के साथ साथ कांट जो है बच्चों नैतिक शक्ति को क्या करता है, नैतिक संकल्प को महत्व देता है। ठीक है, इसको आप पॉइंट कैसे बनाएंगे सामान्य में, इसको आप देखिए जरा से। तो कांट कहता है कि कांट के, इसको ऐसे लिखिएगा, कांट के अनुसार, कांट के अनुसार भौतिकतावाद से, भौतिकतावाद से अधिक, भौतिकतावाद से अधिक नैतिक, नैतिक संकल्प का मजबूत होना आवश्यक है। नैतिक संकल्प का मजबूत होना आवश्यक है। ठीक है, नैतिक संकल्प का मजबूत होना आवश्यक है। ये कौन कहता है बच्चों, कांट कहता है। फिर इसके साथ वो कहता है कि व्यक्ति के जीवन में, ऐसे इसको ऐसे लिखिएगा, व्यक्ति को विवेक के माध्यम से, विवेक द्वारा सही
विवेक द्वारा सही एवं गलत अनुभूतियों के बीच सही एवं गलत अनुभूतियों के बीच अंतर करना चाहिए। सही एवं गलत अनुभूतियों के बीच अंतर करना चाहिए। सही और गलत अनुभूतियों के बीच क्या करना चाहिए? अंतर करना चाहिए। यानी कांट जो है विवेक को क्या करता है? इंपॉर्टेंस देता है, विवेक को बच्चों महत्व देता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कांट का एक और मानना है, कांट कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता हमेशा जो है बनी रहनी चाहिए। ठीक है, कांट स्वतंत्रता का क्या है? संरक्षक है। ठीक है, कांट बच्चों क्या है? स्वतंत्रता का संरक्षक है। कांट कहता है कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक नैतिक विधि का होना क्या है? आवश्यक है। ठीक है, उसने व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध किया है। कांट जो है व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध करता है और सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो कांट के यहां पे दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों कि कांट व्यक्तिवाद का विरोधी है। कांट जो है व्यक्तिवाद का क्या है? विरोधी। उसके अनुसार सार्वभौमिक नैतिक विधि, सार्वभौमिक को मैं समझाता हूं आपको। सार्वभौमिक नैतिक विधि एवं स्वतंत्रता होनी चाहिए। सार्वभौमिक नैतिक विधि एवं स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे सार्वभौमिक नैतिक विधि का क्या मतलब है? यानी ऐसी नैतिक विधि या नियम जो पूरी दुनिया में लागू हो, समस्त मानव समाज में लागू हो। जैसे सदा सत्य बोलो, ठीक है, कभी झूठ मत बोलो। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो पूरी दुनिया में सबके साथ लागू होते हैं। तो कांट कहता है कि कुछ ऐसे नियम होने चाहिए मोरालिटी से जुड़े हुए, नैतिकता से जुड़े हुए, जो पूरी दुनिया में क्या हो? लागू हो। रुको, यानी आप कांट को दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति मान सकते हैं जो वैश्विक राज्य या वैश्विक नियम की बात कर रहा है। यानी एक ऐसे नियम को बनाने की बात कर रहा है जो पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट हो। यानी इसको आप दूसरे तरीके से अगर समझें तो आप ये कह सकते हैं कि कांट पहला व्यक्ति था जिसने इस बात को समझ पाया कि आने वाला जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर होगा, वैश्वीकरण का दौर होगा। यानी दुनिया पूरी तरह से आपस में जुड़ चुकी होगी, सबकी संस्कृति, सबकी मान्यताएं एक दूसरे से मेल खाएंगी। तो कांट इस चीज को समझने वाला 18वीं सदी का पहला व्यक्ति था जो ऐसे नियम की बात कर रहा है जो समस्त मानव समाज पर लागू हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सदा सत्य बोलो, सदा माने झूठ मत बोलो। कांट क्यों कहता है? कांट सार्वभौमिक नैतिक नियम की बात क्यों करता है? वो इसलिए करता है, कहता है कि व्यक्ति अगर गलत करने लगेगा, व्यक्ति अगर झूठ बोलने लगेगा, तो झूठ बोलने का विस्तार यदि इतना अधिक हो जाए, भाई झूठ जैसे गलत चीजों को आप सार्वभौमिक अगर बना दोगे तो उनका महत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे हम कभी झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले से हमें फायदे की उम्मीद होती है। जैसे आप मान लीजिए मूवी देखने गए हो, ठीक है, और आपको ये डर है कि नहीं मेरा गार्जियन यदि इस बात को जानेगा तो मुझे पीटेगा, दंड देगा। तो आप दंड से बचने के लिए क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को झूठ बोलने से कहीं आर्थिक लाभ हो रहा है तो इसलिए वो झूठ बोलता है। यदि समस्त मानव समाज झूठ बोलने लगे, तो कांट कहता है कि यदि समस्त मानव समाज झूठ बोलने लगे तो झूठ का महत्व ही खत्म हो जाएगा। सामने वाला ऑलरेडी जानता रहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ बोलने से जो फायदे की उम्मीद तुम कर रहे हो वो फायदा तब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उस झूठ से कोई फायदा होना बंद हो जाएगा। इसलिए कांट कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे मानवतावाद को क्या किया जाए? बचाया जा सके, जिससे मानवता के हित में जो है काम किया जा सके। क्योंकि अगर सार्वभौमिक नैतिक नियम नहीं बनेगा तो इससे पूरी दुनिया में जो है भौतिकतावाद जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, यह नैतिकता का पतन कर रहा है। हर व्यक्ति गलत कार्यों में इन्वॉल्व होता जा रहा है, झूठ बोलने की आदत पड़ती जा रही। इससे
मानवता के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। इसलिए वो ऐसे सार्वभौमिक नैतिक विधि की बात करता है जिससे मानव की स्वतंत्रता क्या हो, बनी रहे। अब आइए जरा सा राज्य वाले मसले पे, स्वतंत्रता। कांट किसी भी कीमत पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना नहीं चाहता, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बच्चों बेहद महत्व देता है। और ये बात रूसो ने भी कही थी। रूसो ने भी जब राज्य की बात आई थी तो उसने कहा था कि राज्य जो है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के आधार पर बना है। लोगों ने एक समझौते के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य की संरचना को निर्मित किया है, लोगों के द्वारा राज्य बनाया गया है। वही बात कांट कहता है। कांट जो है, कांट ये नहीं कहता कि नहीं गणतंत्र होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए या जो भी होना चाहिए। कांट का सीधा सा मानना है कि राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, चाहे जो भी हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, कहते हैं कि कांट ने जब स्वतंत्रता और सार्वभौमिक नैतिक विधि की बात करना शुरू किया तो जर्मनी में जो है बच्चों, कांट का प्रभाव बड़ी तेजी से पनपना शुरू हुआ। और कांट की विचारधारा जितनी तेजी से जर्मनी में बढ़ती चली गई, सामंतवाद जर्मनी में उतना कमजोर होता चला गया। जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधित्व, माने जनता को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशन डेवलप होने लगे। ठीक है। लोग जो है, लोगों को महत्व देना शुरू कर दिए। ठीक है। तो माना जाता है कि कांट की थ्योरी की वजह से आपके जर्मनी में बच्चों, जर्मनी में जो है सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी वो कमजोर होना शुरू हुई। साथ साथ जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की धारा थी वो मजबूत होना स्टार्ट होती है, जिससे जर्मनी का आगे चलकर एकीकरण करना बच्चों क्या हुआ, आसान हुआ। तो इसमें एक आप यहां पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि कांट के सिद्धांतों के कारण, कांट के सिद्धांतों के कारण, कांट के सिद्धांतों के कारण जर्मनी में, जर्मनी में सामंतवाद कमजोर हुआ। जर्मनी में सामंतवाद कमजोर हुआ एवं जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि संस्थाएं बनी। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। जिससे जिससे जर्मनी का एकीकरण आसान हुआ। जिससे जर्मनी का एकीकरण आसान हुआ। जिससे जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, आसान हुआ। ठीक है। तो इससे बच्चों जर्मनी का एकीकरण क्या होता है, आसान होता है। अब देखिए इसके बाद बच्चों क्या हुआ। इसके बाद जो है कांट के विषय में कहा जाता है कि कांट ने जो है, इसके बाद बच्चों एक सेकंड, कांट के विषय में कहा जाता है कि कांट की जो थ्योरी है, ठीक है, कांट की जो बच्चों थ्योरी है उसकी वजह से न केवल जर्मनी में बल्कि अन्य स्थानों पर भी बदलाव होना बच्चों क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है। जैसे कांट का जो नैतिक संकल्प और स्वतंत्रता की थ्योरी है बच्चों, वो न केवल जो है जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में उसका क्या हुआ, प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है कांट की जो दूसरी थ्योरी है बच्चों, वो है मानवीय संकल्प और इच्छा को कांट दो भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है। क्या कहता है, कांट कहता है कि व्यक्ति के अंदर इच्छाएं या संकल्प, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक। कांट कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में, ठीक है, दो तरह के संकल्प या इच्छाएं होती हैं। एक वह संकल्प होता है जो अनैतिक होता है,
ठीक है, जो वासनाओं को प्रेरित करता है, किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ बुरा सोचने जैसी विचारधारा को बढ़ावा देता है, उसे वो अनैतिक मानता है। कांट ऐसे संकल्प और ऐसी इच्छाओं को अनैतिक मानता है, ठीक है, और कहता है कि ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है। तो जो अनैतिक संकल्प या इच्छाएं होती हैं वो आपके अंदर गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं। और जबकि कांट ये कहता है कि आपके अंदर जो है कुछ नैतिक प्रवृत्तियां भी होती हैं, और वही इच्छाएं जो है मनुष्य के यथार्थ इच्छाओं का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। जो आपके अंदर नैतिक संकल्प जो होता है, ठीक है, वह नैतिक संकल्प ही आपके जीवन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और वही नैतिक इच्छाएं ही आपके जीवन को रिप्रेजेंट करती हैं। आप आगे क्या बनोगे, क्या करोगे, आपका भविष्य कैसा होगा, ये नैतिक इच्छाएं ही तय करती हैं, और यही आपके जीवन का रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। तो कांट कहता है कि नैतिक इच्छाओं को व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, ठीक है, और नैतिक इच्छाएं इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों, नैतिक इच्छाओं को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इससे क्या होगा, समाज में समरसता होगी, समस्याएं कम होंगी। और कहता है व्यक्ति, कांट ये भी कहता है कि नैतिक इच्छाओं को प्रमोट करने के लिए व्यक्ति को विवेक सम्मत होकर सोचना चाहिए। जब भी आपके अंदर जो है अनैतिक इच्छाएं बढ़ने लगे तो व्यक्ति को अपने दिमाग का, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, और विवेक का उपयोग जब भी व्यक्ति करेगा तो वह कहीं न कहीं नैतिकता को क्या करेगा, महत्व देगा, नैतिक इच्छा को समर्थन देगा, ठीक है। और ये इच्छाएं जो है मनुष्य को क्या करती हैं, यथार्थवादी बनाती हैं, और यही नैतिक इच्छाएं मनुष्य का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। आप इसे सामान्य शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर गलत और अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं। कांट कहता है कि बुरी आदतें जब आपके अंदर प्रभावी होने लगे तो आप अपने दिमाग से, अपने चिंतन से, विवेक से ये सोचिए कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, आप ऐसा करना बंद कर देंगे। आप के अंदर जो अच्छी धारणाएं और इच्छाएं हैं वही आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप क्या होंगे, कैसे होंगे, जो आपके अंदर की अच्छी चीजें हैं, अच्छा जो संकल्प है आपके अंदर, अच्छी इच्छाएं हैं, वही आपके जीवन का रिप्रेजेंटेशन करती हैं या आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति का जीवन जो है नैतिक इच्छाओं से संचालित होगा तो समाज क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो कांट कहता है, कांट व्यक्ति के अंदर नैतिक एवं अनैतिक, नैतिक एवं अनैतिक, नैतिक एवं अनैतिक संकल्प एवं इच्छाओं की बात करता है। इच्छाओं की बात करता है, और विवेक के द्वारा, और विवेक के द्वारा, और विवेक के द्वारा निर्णय लेने की, विवेक के द्वारा निर्णय लेने की, निर्णय लेने, निर्णय लेने को कहता है, कहता है उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार नैतिक संकल्प ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अनुसार नैतिक संकल्प ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक संकल्प ही व्यक्ति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी हर व्यक्ति को अपने अंदर जो है नैतिकता को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बच्चों, ऐसा कांट का क्या करना, कहना है, ठीक है, कांट का ऐसा मानना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, कांट जो है, कांट दुनिया का ऐसा दार्शनिक है, ठीक है, कांट दुनिया का बच्चों ऐसा दार्शनिक है
जो अंतरराष्ट्रीय युद्धों का बच्चों क्या है, विरोधी है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय युद्धों का क्या है, विरोधी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय युद्धों का बच्चों कांट क्या है, विरोधी है। क्यों विरोधी है, उसका रीजन है। ठीक है, उसका बच्चों क्या है, रीजन है। तो उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि कांट जो है, कांट जो है बच्चों, ठीक है, कांट का ये मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय युद्ध होंगे बच्चों, ठीक है, तो एक न दिन ऐसा अवश्य जरूर आएगा जब मनुष्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इन युद्धों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, मनुष्य जो है अपने आर्थिक हितों के लिए इन युद्धों को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, ये किसका कहना है बच्चों, ये कांट का कहना है। कांट कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक महत्व बच्चों इतना बढ़ जाएगा कि वह अपने इन आर्थिक हितों के लिए जो है इन युद्धों का क्या कर देगा, परित्याग कर देगा। ठीक है, इन युद्धों को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। ठीक है, और जब और जब बच्चों जब जब उसके जीवन में जब उसके जीवन में अर्थ का इतना ज्यादा महत्व हो जाएगा तो वह युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, उसे इस बात का भय होगा, उसे इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो कांट एक चीज और कहता है बच्चों, कांट कहता है कि राज्य पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी कोई न कोई नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। यानी जो स्टेट है, राज्य है, उस पर कोई अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल या दबाव भी होना चाहिए। और दुनिया में कांट ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने इस तरह की विचारधारा रखी कि जो राज्य है उस पर एक अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल होना चाहिए। यानी ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना को सबसे पहले कांट ही समझ पाया। कांट दुनिया का पहला व्यक्ति था जो इस तरह की बच्चों चर्चा करता है। यानी आप कह सकते हैं कि कांट दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने विश्व राज्य की संकल्पना को रिप्रेजेंट किया, विश्व राज्य की संकल्पना को बच्चों क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, और कांट का यह विचार क्यों था, कांट का विचार यूरोप में आने वाली अराजकता को ध्यान में रखकर बच्चों दिया गया था कि आने वाले समय में यूरोप में अराजकता ना फैले, इसलिए राज्य पर जो है एक अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कांट मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को भी बच्चों फॉलो करता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, पावर ऑफ बैलेंसिंग की थ्योरी दिया था, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दिया था, पावर ऑफ सेपरेशन, जिसमें मॉन्टेस्क्यू कहता है कि राज्य में जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों होनी चाहिए। इससे क्या होता, शक्तियों का बैलेंस होता है और पावर का सेपरेशन होता है। क्योंकि राजतंत्र में जो है सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है और इस वजह से राजा निरंकुश हो जाता है, जहां जनता का हित और उसका अधिकार सुरक्षित नहीं रह जाता। राजा का आदेश ही राज्य का कानून होता था। जैसे फ्रांस में लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूं। ठीक है, तो राजा जब इस तरह का निरंकुश हो जाए तो फिर जनता के अधिकार कहीं न कहीं क्या होते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। तो यहां पर जो है कांट अपनी थ्योरी में इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाता है और कहता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय युद्ध जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आगे वो ये भी कहता है कि जब अर्थव्यवस्था या आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग खुद ही युद्ध छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो राज्य है जिसके अंदर आर्थिक विकास हो रहा है, उस राज्य को नियंत्रित करने के लिए भी कोई अंतरराष्ट्रीय प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दो थ्योरी कांट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली थ्योरी कांट की इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि कांट कांट अंतरराष्ट्रीय युद्ध का विरोधी है। अंतरराष्ट्रीय युद्ध का क्या है, विरोधी है। इसके अतिरिक्त कांट कांट राज्य कांट राज्य पर अंतरराष्ट्रीय प्रबंध की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रबंध की बात करता है, वही अंतरराष्ट्रीय प्रबंध होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त बच्चों कांट मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को
कांट मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का समर्थन करता है। कांट मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का समर्थन करता है और शक्ति का बंटवारा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका में करने को करता है। कार्यपालिका एवं विधायिका में करने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांट जो है मॉन्टेस्क्यू के क्या है, नजदीक है। वो भी इस बात को मानता है कि राजतंत्र पर अगर कंट्रोल रखना है, ठीक है, तो आपको पावर ऑफ सेपरेशन क्या होगा, करना होगा। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन बच्चों करना होगा। ठीक, और वो राज्य के संदर्भ में ये कहता है कि जो राज्य है या शासन है, शासन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वो जनता की इच्छाओं का क्या हो, प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, अब शासन चाहे जो भी हो, कांट ऐसा नहीं है कि कहता है कि नहीं राजतंत्र नहीं होना चाहिए, केवल लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, ऐसा नहीं है। कांट का ये मानना है कि कोई भी शासन व्यवस्था हो, शासन का कोई भी रूप हो, बट उसमें एक चीज जरूरी है, वो है जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। ठीक है, जनता अगर जिस शासन को चाहती है उस शासन की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है कांट वेरीफाई नहीं करता है कि राजा का शासन हो या सामंत का शासन हो या लोकतंत्र हो। ठीक है, तो कांट यहां पर बड़े साफ शब्दों में कहता है कि कांट के अनुसार शासन का स्वरूप, कांट के अनुसार शासन का स्वरूप जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। जनता की इच्छाओं के अनुसार हो, जनता की इच्छाओं के क्या हो, अनुसार। ठीक है, जनता की इच्छाओं के क्या होना चाहिए, अनुसार हो। अब वो चाहे आप सामंतवादी शासन व्यवस्था हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था हो, चाहे वो जो है राजा का राजतंत्र हो। ठीक है, कांट तीनों में से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बच्चों क्या है, स्वीकार है। ठीक है, तैयार है। ठीक है, लेकिन कांट कहता है कि भाई वह शासन कैसा होना चाहिए, जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जिसमें जो है व्यक्ति को अपनी नैतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो शासन कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता उसमें क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, ठीक है, यहां पे आप टैग लगा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है। व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये कांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई शासन का सत्ता का स्वरूप चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन उसमें जनता की नैतिक स्वतंत्रता समाहित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, कांट की नजरों में जनता ही विधियों का स्रोत है, यानी कानून का स्रोत कौन है, जनता। यानी आपको कोई भी कानून अगर बनाना है, ठीक है, तो वो जनता की इच्छाओं के अनुसार होगा। कांट ये मानता है, इसका मतलब कांट की नजरों में जनता की जो फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, वो कहता है कि विधि यानी कानून, उसका रिसोर्सेस कौन है, जनता। जनता जैसा चाहे वैसा ही कानून आप बनाइए। ठीक है, तो कांट की नजरों में जो है विधि का स्रोत कौन है, जनता। और इस संबंध में कांट का जो मानना है वो कहता है कि जनता ही वस्तुतः संप्रभु होती है, राज्य संप्रभु नहीं होता है, जनता संप्रभु होती है। ठीक है, और जनता की इच्छाओं के अनुसार क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। सर्वोच्च विधायिका क्या है, जनता है। अब सोचिए, कांट की नजरों में सुप्रीम कौन है, जनता है बच्चों।
बात समझ रहे हैं? तो कांट की जो थ्योरी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है नैतिक संकल्प, नैतिक इच्छा और जनता की फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, कांट के अनुसार विधि का स्रोत विधि का स्रोत कौन है? जनता है। कांट के अनुसार विधि का स्रोत जनता है एवं वही सर्वोच्च विधायिका है। वही सर्वोच्च विधायिका है। ठीक है, वही क्या है? सर्वोच्च विधायिका है। ठीक, तो कांट के अनुसार बच्चों सबसे प्रमुख चीज है वो है जनता की फ्रीडम। ठीक है, और कांट कहता है कि आदर्शवाद, जैसे कांट एक आदर्शवादी दार्शनिक भी है, ठीक है, उसके संदर्भ में कहा जाता है कि जर्मन दार्शनिक कांट बच्चों, वह कहते हैं ना कि कांट का स्थान पूरी जर्मनी में बच्चों हमेशा सुरक्षित माना जाता है। आज भी उसका दर्शन, जैसे अपने यहाँ शंकराचार्य का दर्शन आज भी रिलेवेंट है, वैसे ही कांट का दर्शन जर्मनी में आज भी रिलेवेंट माना जाता है। हालांकि आगे चलकर कांट का बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, उसकी आलोचना भी किया। ठीक है, और वो इसलिए किया क्योंकि कांट हमेशा जनता की संप्रभुता पर बल देता था, उसने राज्य को कभी महत्व नहीं दिया। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे शासक ही बनने की बात कांट करता है जहां पर जनता के अधिकार ही सुरक्षित न रहते, क्योंकि सही अर्थों में तो कांट राजतंत्र का विरोधी तो है नहीं। कांट तो कहता है कि शासन का स्वरूप वो होना चाहिए जहां पर जनता की इच्छाएं क्या हो? स्वतंत्र हो, जनता की स्वतंत्रता बनी हो। अब उसमें सामंतवादी शासन हो या राजतंत्रात्मक शासन हो या लोकतंत्रात्मक शासन हो, शासन की सत्ता से मतलब कांट को नहीं है। तो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि राजतंत्र भी सही है तुम्हारे लिए, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि राजतंत्र भी आपके लिए सही है, मैं करता हूं कल थोड़ी देर में, मैं क्लास में था, मैं करता हूं। तो आप अगर यदि ये कहते हैं कि नहीं भैया राजतंत्र भी सही है, तो लोगों का ये कहना है कि फिर राजतंत्र में जनता की स्वतंत्रता कहाँ संभव है? ठीक है, इस वजह से कांट को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन कांट गलत नहीं है, कांट तो साफ शब्दों में कहता है कि जनता चाहेगी तभी राजतंत्र होगा, राजा होगा, यानी राजा पर नियंत्रण किसका होगा? जनता का होगा। क्योंकि विधि या कानून का स्रोत वो किसको मानता है? जनता को मानता है। यानी राजतंत्र में भी राजा यदि है तो वह कहता है कि राज्य के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, वो अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल होना चाहिए। प्लस जनता जो कानून बनाएगी उस कानून का स्रोत क्या होगा? सॉरी, राजा जो कानून बनाएगा वह स्रोत कहां से लेगा? जनता से लेगा। यानी कानून राजतंत्र में भी वही होगा जो जनता चाहेगी। ठीक है, तो जिस राजतंत्र की संकल्पना या कल्पना सामान्यतः हम लोग करते हैं, ऐसे राजतंत्र की कल्पना ने बच्चों कांट ने नहीं किया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं? तो ऐसे राज्य की कल्पना कांट नहीं करता है। और कांट के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वो कहीं न कहीं वैधानिक नियंत्रण से बच्चों क्या है? मुक्त है। वो व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्र रखना चाहता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी बाधित नहीं होने देना चाहता है, व्यक्ति को विवेक सम्मत होने के लिए प्रमोट करता है। और वो बार बार इस बात को कहता है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से नैतिक संकल्प को क्या करना होगा? धारण करना होगा। और नैतिक संकल्प को आप तभी मजबूती से बनाए रख सकते हैं जब आप क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, और कांट व्यक्तिवाद का विरोधी है, कांट भौतिकतावाद का विरोधी है, क्योंकि व्यक्तिवाद और भौतिकतावाद जितना प्रभावी होता जाएगा समस्याएं समाज में उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएंगी बच्चों? बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो वो कहता है ना, खुद कहता है कि जितना भौतिकतावाद बढ़ेगा युद्ध की संकल्पना उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन आर्थिक संकल्पना जब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग खुद ही युद्ध करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों को यह पता चलेगा कि नहीं, युद्ध करने से हमारा क्या होगा? आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है, आर्थिक बच्चों क्या होगा? नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त जो है कांट के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि कांट कभी नहीं चाहता था कि व्यक्ति राज्य के अधीन हो। ठीक है, उसने कभी इस तरह की बच्चों थ्योरी नहीं दिया कि व्यक्ति राज्य के क्या हो? अधीन है। ठीक है, वो हमेशा यह कहता है कि व्यक्ति पर राज्य के नियंत्रण नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत जो है उसका मानना था कि राज्य को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति में क्या बने? बाधक बने। ठीक है, तो हमेशा इस बात को मानिएगा, जब भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया
कि नहीं राजतंत्र की बात कांट करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, ये गलत है, क्योंकि कांट हमेशा जो है ऐसे राज्य की बात करता है जिसमें व्यक्ति पर नियंत्रण ना हो, यानी वह राज्य किसी भी स्तर पर जाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके नैतिक संकल्प को नियंत्रित ना कर सके, ऐसे राज्य की कल्पना जो है कांट बच्चों करता है। तो कांट की जो थ्योरी है वो मानव विकास, नैतिक संकल्प के विकास और एक सामाजिक संरचना के विकास से बच्चों जुड़ी हुई है। ठीक है, और कांट के दर्शन और थ्योरी को यदि अपनाया जाए तो यूरोप की सारी समस्याएं उस समय क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। तो ये आपके कांट का बच्चों दर्शन था। ठीक है, और फेस्टिवल का दौर चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप इस दिवाली के पर्व पर जो भी आपकी इच्छाएं हों, माता सरस्वती आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, और जो भी आप चाहते हो वो क्या हो, पूरी हो। ठीक है, तो एक क्लास इस पे और आपका बच्चों लूंगा। ठीक है, एक क्लास इस पे और होगा आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, धन्यवाद, थैंक यू।